कोरोना का कहर अभी जारी है। दुनिया भर में मौजूदा कोरोना महामारी ने मानवता को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। ये न केवल चिकित्सा पेशे वाले बल्कि प्रबंधन विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों और यहां तक कि संबंधित देशों के राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस महामारी को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जिस प्रकार से संभाला जा रहा है उसमें आप काफी अंतर देख सकते हैं। यदि आप यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो वे हर क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं। उन देशों में जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है उसमें भी वो कई गुना उनके पास व्यवस्थाएं हमसे ज्यादा हैं। साथ ही उनकी साक्षरता का स्तर भी हमसे कहीं अधिक है। इन देशों में नागरिकों की नागरिक भावना व उनकी कर्तव्य भावना एशियाई या अफ्रीकी देशों की तुलना में काफी अधिक मानी जाती है। वे बहुत अधिक जीडीपी वाले देश हैं और अमीर देश हैं, लेकिन कोरोना की उनकी हैंडलिंग अब तक संतोषजनक नहीं रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जैसे देशों में अगर हताहतों की संख्या को देखा जाए तो उन पर यह आक्षेप लगाया जा सकता है कि उन्होंने कोरोना का सामना ठीक से नहीं किया। मानवता के लिए इस गंभीर चुनौती का सामना करने में उनकी संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। सभी देश संसाधन और चिकित्सा सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने कोरोना का सामना करने की कार्रवाई मेरे विचार से बहुत देर से की और वो भी काफी धीमी गति से। उन्होंने आने वाली विपत्ति के आकलन में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनमें से अधिकांश आश्वस्त थे कि जो वुहान में हुआ वो उनके साथ कभी नहीं होगा, और उनमें से तो कुछ आज तक भी इसी उलझन में बैठे हुए हैं। इस अदृश्य माइक्रो राक्षस वायरस कोविड-19 ने लाखों लोगों को संक्रमित किया है एवं लाखों इसकी बलि भी चढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन यूरोपियन देशों के नेताओं में आत्मविश्वास की कमी रही है और इस वायरस से बचने के उपाय के बारे में उनमें थोड़ी स्पष्टता भी कम थी और कदाचित उनके मन में नागरिकों के लिए इतनी ज्यादा चिंता भी शायद नहीं थी, उसका काफी अभाव था। इन देशों में चिकित्सा, तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं है, तो फिर कमी कहां रह गई? मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व की बहुत बड़ी विफलता रही है। दूसरी ओर भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इसे पूरी दुनिया में सराहा गया है। हमारे नेतृत्व ने समय पर कार्रवाई की। हमने समय के साथ पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया। भारत में जनवरी के महीने में केवल एक कोरोना टेस्टिंग लैब थी और 26 अप्रैल तक 300 से ज्यादा टेस्टिंग लैब बन चुकी हैं। और भारत पहला देश था जिसने वुहान जैसी जगह से 700 से अधिक विद्यार्थियों को वापस अपने देश में बुलाया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया में सर्वसम्मति वाले वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने लीडरशिप एट लाइटनिंग स्पीड का प्रदर्शन किया। जनता कर्फ्यू, उसके तुरंत बाद पूर्ण लॉकडाउन ने अपना कमाल दिखा दिया। इसके साथ ही लगातार संसाधनों की बढ़ती मांग से निपटने के लिए स्वदेशी प्रशिक्षण किट, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई आदि का उत्पादन युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। स्वदेशी उत्पादन और मांग के बीच की खाई को पाटने के लिए इन्हीं आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भी तेज गति से अनुमोदन दिए गए। श्री मोदी एक निपुण नेता की तरह जनता से संवाद भी करते रहे। विश्व स्तर पर
वह सार्क और फिर G20 समूह के साथ परस्पर सहयोग के लिए वार्ता करने वाले पहले वैश्विक नेता थे। मुझे लगता है उनकी प्राथमिकताएं काफी स्पष्ट थी। उनका कथन जान है तो जहान है बहुत ही उपयुक्त था। 25 मार्च 2020 के बाद से आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर पूरा भारत बंद है। तबलीगी जमात के अनुयायियों द्वारा खड़ी की गई समस्याओं के बावजूद कोरोना संक्रमण को हमने काफी हद तक काबू में रखा है। हर देश में असामाजिक व देश विरोधी तत्व तो होते ही हैं और हिंदुस्तान में भी हैं और इवन अमेरिका में भी काफी लोग अभी तक इसी विषय पे बहस कर रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारत में भी समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। दिहाड़ी मजदूरों का भरण पोषण सबसे बड़ी समस्या थी। उनमें से तो कई सड़कों पर आ गए जबकि उन्हें मालूम था कि बसें और ट्रेनें नहीं चल रही। लेकिन भारतीय लोगों ने हमेशा जब भी कभी आपदा आती है तो अपने भारतवर्ष के लिए अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। रातों रात पूरे भारत में हजारों सामुदायिक रसोई घर आ गए। जिन लोगों के घर में खाना पकाने का प्रावधान था उन्हें ड्राई राशन किट दी गई। 1 या 2 राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्य सरकारों ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है और इस चीनी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने पूरा दम लगा दिया। हमारे पुलिस बल ने इस आपदा के दौरान एक पेशेवर दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण की तारीफ करनी ही पड़ेगी। उन्होंने भूखों को भोजन भी वितरित किया और बीमारों के लिए दवाइयों का भी इंतजाम किया और उनमें जागरूकता लाने के लिए सड़कों पर आकर के गलियों में आकर के गाने भी गाए। और जहां पर कुछ शरारती तत्व सड़कों पर आ गए लॉकडाउन को तोड़ने के लिए, वहां पर उन्होंने अपने डंडे का भी प्रयोग भली भांति किया। क्या आपको एहसास है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहला मौका है कि जब इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी भारतीय सेना को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा पुलिस बल बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसलिए मैं भारत की पुलिस फोर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों की हमेशा आलोचना ही होती रहती है, लेकिन ऐसे कठिन समय में अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव से इन लोगों ने जैसे काम किया है वो एक बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र बन गए हैं। भारत की जनता भी इन सब के साथ निगमों के कर्मचारियों को भी प्रणाम करती है और इन सभी कोरोना फाइटर्स के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता ने पूरे देश में एक दिन बालकोनियों में खड़े होकर के ताली बजा करके, थालियां बजा करके, घंटियां बजा करके ये सिद्ध कर दिया कि हम सब कोरोना फाइटर्स के साथ हैं। और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में एक शाम पूरे देश में दिए व मोमबत्तियां जलाई गई। लोगों का उत्साह देखने वाला था। एक गर्वित भारतीय होने के नाते मुझे लगता है कि हमने इस संकट में एक अच्छी टीम की तरह काम किया है। पूरे देश के नागरिक कठिनाइयों के बावजूद काफी आश्वस्त दिखाई देते हैं। समय की मांग के अनुरूप कुछ तकनीकी विशेषज्ञ वेंटिलेटर के बेहतर डिजाइन लेकर के सामने आ गए हैं, तो कईयों ने कोरोना टेस्टिंग किट डिजाइन कर दी है। मास्क का उत्पादन भी करोड़ों की संख्या में हो रहा है। पीपीई के किट बनाने वाली कई इकाइयां रातों रात सामने आ चुकी हैं और भारत के लिए HCQ और अन्य दवाओं के पर्याप्त भंडार रखते हुए शेष दवाइयों का निर्यात करके विश्व ख्याति अर्जित की है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा का भी अर्जन किया है। मुझे लगता है भारत दुनिया के अन्य सभी विकसित, विकासशील एवं अविकसित देशों की तुलना में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे विजेता के रूप में आगे आगे चल रहा है। वर्तमान कोरोना आपदा से निपटने के लिए
वूका नेतृत्व के गुणों का आह्वान किया गया है। वूका, VUCA। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, जो 1990 के दशक में अमेरिकी सेना युद्ध कॉलेज द्वारा युद्ध के परिदृश्य का वर्णन करने के लिए तैयार किया गया था। इस शब्द का बाद में प्रबंधन दर्शन में भी काफी उपयोग किया गया है। वूका, VUCA में वी जो है उसका अर्थ है वोलाटाइल, यानी कि अस्थिर। यू से अनसर्टन, यानी कि अनिश्चितता। सी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल। और ए से एम्बिगुअस, यानी कि अस्पष्ट। तो एक वूका नेता वो है जो अपनी क्षमता, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के बल पर ना केवल धारा के साथ बल्कि धारा के विपरीत भी तैरने में सक्षम हो और अपने साथ अपनी टीम को भी आगे ले जाए। वर्तमान कोरोना महामारी में वूका की परिभाषा पूरी तरह से फिट बैठती है। इसलिए याद रखें कि भले ही आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन खराब प्रबंधन और कुशल नेतृत्व की कमी के कारण आप फिर भी पीड़ित रह सकते हैं। दूसरी ओर आपके पास यदि सीमित साधन हैं, लेकिन आपके पास कुशल नेतृत्व है और प्रबंधन के लोग भी एकदम अत्यधिक अनुभवी और समर्पित हैं, जो अपनी टीमों को प्रेरित, सक्रिय और सशक्त बनाने में सक्षम हैं, तो सफलता आपके चरण अवश्य चूमेंगी और आप कोरोना जैसी महामारी का, जो कि एक प्रकार से वूका एनवायरनमेंट कहा जा सकता है, उसका भी आप अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे। धन्यवाद।